डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था। वो फाइनल अकाउंट हमारा विदाउट एडजस्टमेंट था। आज हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, वो ठीक वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट भी हैं। अब एडजस्टमेंट होती क्यों है? क्योंकि हम व्यवसाय के खाते इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने लाभ हानि की स्थिति या आर्थिक चिट्ठे की स्थिति, मतलब हमारी सही संपत्तियों की और सही दायित्वों की जानकारी हमें दे। लेकिन कुछ मदें ऐसी होती हैं जो जिस दिन हमारा वित्तीय वर्ष समाप्त होता है उस दिन की होती हैं और उस दिन तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई रहती है। जैसे कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो इस वित्तीय वर्ष से संबंधित होते हैं लेकिन हमने उनका अभी भुगतान नहीं किया है। जैसे मार्च महीने का किराया हुआ, या कुछ आय ऐसी होती हैं जो अभी हमें नहीं मिली हैं, जैसे कमीशन हो गया, ब्याज हो गया। तो तब तक हमारा जो ये फाइनल अकाउंट है सही स्थिति नहीं बताएगा जब तक कि हमने इस वित्तीय वर्ष की सारी सूचनाओं का लेखा हमने यहाँ पे नहीं किया। तो किसी भी कारण से हमारी प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में जो लेखे नहीं किए गए उनको हम यहाँ फाइनल अकाउंट में शामिल कर लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 31 मार्च 2006 को मनोहर लाल की पुस्तकों से नीचे दिए हुए बाकियां ली गई हैं। पहला है रोकड़ 400 रुपए, रहतिया 1/4/2005 10,000 रुपए। 1/4/2005 का मतलब होता है जो हमारा वित्तीय वर्ष है 1/4/2005 से 31 मार्च 2006 तक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर क्रय, मशीन, देनदार, मजदूरी, छूट, वेतन, विज्ञापन, कमीशन, किराया व टैक्स, सामान्य व्यय, प्राप्य बिल, बिक्री वापसी। इस तरीके से ये डेबिट पक्ष की मदें हैं। और क्रेडिट साइड में पूंजी, बिक्री, छूट प्राप्त, विविध लेनदार, देय बिल, क्रय वापसी। इस प्रकार ये क्रेडिट साइड की अमाउंट है। नीचे लिखा है 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा इसी तिथि पर आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित समायोजनाओं के साथ बनाइए। पहली समायोजना है, अंतिम रहतिया का मूल्य 10,500 रुपए था। अंतिम रहतिया आप जानते हैं, अंतिम रहतिया एक तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और दूसरा हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसकी पोस्टिंग होती है। दूसरा है, मशीनों पर 5% ह्रास की व्यवस्था कीजिए। जो हमारी मशीनें हैं उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। देनदारों पर 5% अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय कीजिए। मजदूरी 500 रुपए, वेतन 300 रुपए अदत्त है, 50 रुपए टैक्स के पूर्व दत्त हैं। अब ये जो हमारी समायोजनाएं हैं इनको हमने जब हम क्वेश्चन में ये जो ऊपर की मदें हैं इनको रखेंगे उस समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी मद में ये नीचे की एडजस्टमेंट है। जैसे इसमें है मशीनों पर, तो मशीन जहां पे हम लिखेंगे उधर एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट करना है, इसका समायोजन करना है। ठीक उसी प्रकार देनदारों पर भी करेंगे, मजदूरी पर भी करेंगे, वेतन पे भी करेंगे और टैक्स पे भी करेंगे। उस समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे। ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब इसमें हम ऊपर नाम लिख देंगे, इधर लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मनोहर लाल। नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। ये डेबिट साइड हो गया।
और ये क्रेडिट साइड। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट रुपीज में हुआ, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। उसके बाद ये हमारा बैलेंस शीट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। ये हमारी लायबिलिटी साइड है। ये अमाउंट, ये एसेट साइड, ये अमाउंट रुपीज में। इस प्रकार से ये फॉर्मेट पूरा हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है कैश। कैश है 400। कैश हमारा सुपर लिक्विड एसेट्स में आता है, इसलिए हम सबसे नीचे इसको लिख देंगे कैश। कैश है 400। उसके बाद है रहतिया, जिसमें डेट लिखी है 1/4/2005। इसका मतलब है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2006 को समाप्त हुआ है। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे ऊपर यह है 10,000 रुपये। फिर है क्रय। क्रय ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्रेडिट साइड में क्रय वापसी लिखा है, तो परचेज को हम अंदर ही लिखेंगे 86,000। उसमें हम क्रय वापसी को घटाएंगे। उसके बाद है मशीन। मशीन एसेट्स है। एसेट्स में सबसे ऊपर लिख देंगे मशीनरी। मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है। नीचे मशीन पर 5% डेप्रिसिएशन है, इसलिए हम मशीनरी की अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे, उसमें हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिर है विविध देनदार। देनदार हमारी एसेट्स होती है, तो इसके नीचे हम देनदार लिख देंगे। देनदार में एडजस्टमेंट है। नीचे लिखा है देनदारों पर 5% अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय कीजिए, तो देनदार हमारे अंदर ही आ जाएंगे। एक लाइन छोड़ देंगे इसके लिए भी। मजदूरी 15,000 रुपये। मजदूरी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है। टू वेजेज। वेजेज में भी एडजस्टमेंट है, इसलिए हम अंदर लिखेंगे अदत्त मजदूरी है। उसके बाद है छूट, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित है। 2,000 रुपये। उसके बाद है सैलरी। सैलरी में एडजस्टमेंट है, इसलिए हम सैलरी अंदर ही लिखेंगे 4,200 रुपये और एक लाइन इसके लिए छोड़ देंगे। फिर है विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट है 1,900 रुपये। फिर एक कमीशन। कमीशन है 2,500 रुपये। फिर एक किराया व टैक्स। रेंट एंड टैक्स है 1,500 रुपये। इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए अंदर ही लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है सामान्य व्यय। जनरल एक्सपेंसेस, यह है 5,200 रुपये। फिर है प्राप्य बिल। प्राप्य बिल हमारी संपत्ति होता है, तो
इसको हम डेटर्स के ऊपर दिखा देंगे, बिल्स रिसीवेबल। यह है 2500 रुपये। फिर है बिक्री वापसी, सेल्स रिटर्न। ये ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस होता है, अभी हमारे पास सेल्स है नहीं तो माइनस सेल्स रिटर्न लिख देंगे। सेल्स रिटर्न है 600 रुपये, इसको हम घटाएंगे सेल्स में से। अब है क्रेडिट साइड में पूंजी। पूंजी हमारी लायबिलिटी होती है, सबसे ऊपर लिख देंगे 10,000 रुपये। पूंजी हमेशा अंदर ही लिखते हैं। नेट प्रॉफिट आएगा तो जुड़ जाएगा, नेट लॉस आएगा तो घट जाएगा। अब उसके बाद है बाय सेल्स। सेल्स है 1,21,000, तो इसमें से 1,21,000 में से 600 घटाएंगे, 1,20,400। अब है प्राप्त छूट, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट। ये प्राप्त हुई है 3,000। विविध लेनदार, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स 15,400। फिर है बिल्स पेबल, बीपी लिख देते हैं हम शॉर्ट में। यह है 3,600। ये हमारे दायित्व होते हैं, ये हमने बिल का पेमेंट करना है। फिर है क्रय वापसी। क्रय वापसी हमारी परचेज में से माइनस हो जाती है, माइनस परचेज रिटर्न 800 रुपये। ये हो गया हमारा 85,200। फिर नीचे देखते हैं क्वेश्चन में, अंतिम रहतिये का मूल्य 10,500 है। अंतिम रहतिया हमारा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यह है 10,500 रुपये। दूसरा इसकी पोस्टिंग होती है एसेट साइड में, $10,500। उसके बाद एडजस्टमेंट में देखते हैं, मशीनों पर 5% ह्रास की व्यवस्था कीजिए, लेस 5% डेप्रिसिएशन। 5% निकाला तो 500 रुपये आया, तो इसमें से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी संपत्ति के मूल्य में कमी। जब हम व्यवसाय में किसी संपत्ति का प्रयोग करते हैं तो उस संपत्ति के मूल्य में कमी होती रहती है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसको हम दूसरी जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। यह है 500 रुपये। उसके बाद है देनदारों पर 5% अशुद्ध तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचय कीजिए। जो देनदार हैं 5% रिजर्व करना है, बैड डेट्स रिजर्व 5% बैड डेट्स रिजर्व। तो 5% हम इसका निकालते हैं 12,000 का, तो 600 रुपये आता है। तो 12,000 में से 600 माइनस करते हैं तो 11,400 रुपये। तो इसका जो ये बैड डेट्स रिजर्व है, ये भी हमारे इसकी दूसरी पोस्टिंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, बैड डेट्स रिजर्व, BDR भी कहते हैं इसको। यह है 600 रुपये। उसके बाद
मजदूरी 500 रुपये व वेतन 300 रुपये अदत्त है। अदत्त का मतलब होता है काम तो कर लिया है लेकिन अभी दिया नहीं है, देना है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, जो देना होता है उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। 500 रुपये, अब ये 15,500 रुपये हो गया। इसको दूसरी जगह हम कहाँ लिखेंगे? ये देना है तो हमारी लायबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग वेजेज 500 रुपये। फिर है वेतन पर 300 रुपये अदत्त है। सैलरी पर भी अदत्त है, देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपये, 4,500 रुपये। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, हमारी जो सैलरी थी वो 4,500 रुपये हमने अपने एम्प्लॉय को देनी थी, लेकिन हमने अभी तक दिया था 4,200 रुपये। तो 300 रुपये अभी हमने देना है, तो इसलिए देना है तो ये हमारी लायबिलिटीज़ है, ये भी तो यहाँ दिखा देंगे 300 रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है 50 रुपये टैक्स के पूर्वदत्त हैं। जो टैक्स है, पूर्वदत्त का मतलब होता है प्रीपेड, पहले भुगतान कर लिया है लेकिन अभी तक उस सेवा का हमने उपभोग नहीं किया है। जैसे हम मोबाइल पे रिचार्ज कराते हैं तो पहले हम रिचार्ज करा लेते हैं, फिर उसके बाद महीने 2 महीने तक उसका यूज करते रहते हैं, तो वही चीज़ प्रीपेड कहलाती है, इसलिए हम कहते हैं प्रीपेड मोबाइल। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, टैक्स हमने पहले दे दिया है लेकिन अभी मतलब नेक्स्ट अगले वित्तीय वर्ष का हमने टैक्स दिया है, तो इस वित्तीय वर्ष में से घटा देंगे, क्योंकि हम जो लेखा कर रहे हैं इसी वित्तीय वर्ष के कर रहे हैं, अगले साल के नहीं कर रहे हैं। तो प्रीपेड टैक्स हमारी एसेट्स के रूप में मानी जाती है। जो भी प्रीपेड होते हैं वो हम एसेट्स के रूप में रख लेते हैं, और वास्तव में इस साल का जो टैक्स था वो 1,450 रुपये होना था, हम पेड कर चुके थे 1,500 रुपये, तो हमने 50 रुपये माइनस कर दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम सारी इंफॉर्मेशन को रख चुके हैं। अब हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे। देखते हैं डेबिट साइड का टोटल अधिक है या क्रेडिट साइड का। हमें देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का योग अधिक है, इसलिए हम क्रेडिट साइड का जोड़ लगाएंगे। 1,30,900। अब बैलेंस निकालते हैं। ये बैलेंस आ गया 20,200। तो ये जो बैलेंस है इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। कैरेट डाउन, हम इसको कहाँ लाए? ये प्रॉफिट एंड लॉस के सबसे ऊपर में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 20,200 रुपये। अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। देखेंगे कि व्यवसाय में नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। उसके लिए हम मोटे तौर पर जोड़ेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इसमें सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, तो हम क्रेडिट साइड जोड़ लेंगे और वही बैलेंस हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 23,200। 23,200। अब बैलेंस कर लेंगे। 5 5 10
हासिल 1, 6, 16, 20, 25, 26, 36, 37। 37 में कितना ऐड करें कि 42 हो जाए? 5 ऐड करेंगे, हासिल 4 हो गया। 4 2 6, 4 10, 11, 12 13, 14, 5 19। 19 में हम 4 ऐड करते हैं, 23 हो जाता है। तो ये हमारा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट जो होता है वहाँ ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि जब हमारे व्यवसाय को प्रॉफिट होता है तो व्यवसाय की जो पूंजी है वो बढ़ जाती है और लॉस होने पे व्यवसाय की पूंजी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया 14,550 रुपये। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। यदि टोटल बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है हमने जो भी खाते बनाए हैं वो ठीक हैं। यह आ गया 34,350। तो अब देखते हैं लायबिलिटी साइड का कितना आता है। ये एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो बराबर है 34,350, 34,350। तो इसका मतलब है हमारा ये क्वेश्चन सही है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।